हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पूंजी के पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं बाजार पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पूंजी पर नियंत्रण, ठीक है। तो पूंजी पर नियंत्रण पर 3 भागों में था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं बाजार पर नियंत्रण। यहाँ पर हम लोग मार्केट को फैक्टर रख रहे हैं, अर्थात इकोनॉमी को जो है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, अर्थात बाजार पर नियंत्रण के आधार पर। तो बाजार पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को हम लोग बोल देते हैं खुली अर्थव्यवस्था तथा क्लोज्ड इकोनॉमी को बंद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि बंद अर्थव्यवस्था को हमने 1991 तक 1991 तक फॉलो किया था। 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, यानी कि ऑनवर्ड्स 1991 हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी टाइम आपका एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स, एल से लिबरलाइजेशन हो गया, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारवादी, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। एलपीजी आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारवादी, निजीकरण तथा वैश्वीकरण, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या हुआ कि हमने क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, ये हम खुद अर्थात भारत सरकार डिसाइड करती थी कि इंपोर्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर इसलिए इसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा गया। तो इसे हम किस माध्यम से, तो एक्साइज वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी, इन सब के आधार पर इसको कंट्रोल में करते थे। जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला तो यहाँ पर हमने एफडीआई को भी ओपन किया, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात बाहर से कंपनियाँ आकर के इंडिया में अपना मार्केट एस्टेबलाइज कर सकती थी। ये हमारा एफडीआई ओपन हुआ। फिर इसके साथ ही क्या हुआ कि हमने अपनी बाउंड्रीज को मार्केट के लिए खोला, यानी कि अदर कंट्रीज़ की कंपनी भी आकर के हमारे यहाँ मार्केटिंग कर सकती थी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से नहीं खोला है, अभी हमने अपनी इकोनॉमी को पार्शियली खोला है। और इसे हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ पर टैरिफ बैरियर्स बढ़ा करके कंट्रोल करते हैं। अभी फ़िलहाल टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगा करके कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो अभी अर्थव्यवस्था है यह पूर्णतः खुली हुई नहीं है, खुली हुई अर्थव्यवस्था है परंतु पूर्णतः नहीं, ठीक है। तो ये अभी वाली करंट सिचुएशन है। तो मार्केट के आधार पर हमने अपनी इकोनॉमी को 2 भागों में बांटा, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीडीपी की तरफ, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपका हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जीडीपी को। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस एंड फॉरेनर्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अर्थात अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य किनके द्वारा, तो भारतीय तथा विदेशियों दोनों के ही द्वारा। कहाँ पर, तो विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि भारत की सीमा के अंदर अगर ये प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद में इंक्लूड करेंगे। अर्थात भारत में उत्पादित किसी भी एक वर्ष में या फिर कोई भी टाइम पीरियड आपका स्पेसिफाइड किया जा सकता है,
3 मंथ्स भी किया जा सकता है, 1 मंथ भी किया जा सकता है, ये टाइम जो है वो डजंट मैटर। और इसमें ये याद रखना होगा जीडीपी में कि आप इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यानी कि अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य भारत की सीमा के अंदर, ये हो जाता है हमारा जीडीपी। इसमें हमारे भारतीय तथा अभारतीय दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कंपेरेटिव यूज में जीएनपी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जीडीपी पे आएंगे। तो जीएनपी क्या हो जाता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसकी भी डिफिनीशन लगभग सेम है, बस अंतर क्या हो जाता है कि इसमें केवल हम लोग इंडियंस को इंक्लूड करते हैं, फॉरेनर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जीएनपी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, ठीक है। ये हो जाएगा जीएनपी। इसमें क्या हो जाएगा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो मैटर नहीं करेगा। जीएनपी में हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री मैटर नहीं करेगा, यानी कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जो होता है वो हमारा जीएनपी हो जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें केवल हम लोग इंडियंस को काउंट करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जो इंडियंस अगर एब्रॉड में काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं, तो उनको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। अर्थात जीएनपी में पूरे इंडियंस की सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि जो भारतीय हैं वो किसी भी कंट्री में इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को हम लोग जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेशनल लगा हुआ है, तो नेशनल लगा हुआ है यानी कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा कंपैरेटिव एक लाइन का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता क्या है कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ध्यान रखिएगा ये नेट इनकम है। नेट इनकम अर्थात जो भी हमने बाहर से इनकम जनरेट किया, बाहर से इनकम जो हमारे पास आया, विदेशों से जो इनकम आया, माइनस जो हमने विदेशियों को यहाँ पर सैलरी दिया, ठीक है। तो जो हमने सैलरी पाया प्लस जो हमने सैलरी दिया, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे और फिर जो है वो नेट इनकम यहाँ पर आएगा। ये प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। डेवलपिंग कंट्री के मामले में ये मोस्टली जो होता है वो माइनस ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि अक्सर जो देखा जाता है वो हम देखते हैं कि जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, ठीक है, अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के मामले में, ठीक है। जीएनपी पे इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं जीडीपी को हम लोग कैसे कैसे दो भागों में, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, या फिर कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में देखते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी ये क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी, जब कभी हम जीडीपी को करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। सपोज कीजिए कि 2019 में इस मार्कर की प्राइस 10 रुपीज़ थी, ठीक है। यानी कि 2019 में इसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी और यह मार्कर 100 पीस कोई कंपनी तैयार करती है, ठीक है। तो 100 पीस अगर तैयार कर रही है तो कितना वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू टोटल अगर हम देखें तो 100 × 10 यानी कि 1000 रुपीज़ का मार्कर 2019 में तैयार हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2019 में मार्कर वाला जो जीडीपी होगा वो 1000 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2020 में। अगर 2020 में इसी मार्केट की इसी मार्कर की मार्केट प्राइस 25 रुपीज़ हो जाती है और प्रोडक्शन वही 100 यूनिट्स ही रहता है, यानी कि 100 यूनिट्स और एट द रेट 25 रुपीज़, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 25 इंटू 100, दैट मीन्स 2500 रुपीज़ हो गया। तो प्रोडक्शन 100 यूनिट्स ही हैं, यहाँ भी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स ही था, ठीक है। ये भी 100 यूनिट्स, यहाँ भी 100 यूनिट्स, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपीज़ हो रहा है, यहाँ 2500 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन हमारा उतना ही रहा, लेकिन जीडीपी में कैलकुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि ये इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है। तो इस चीज़ को हमने कंट्रोल करने के लिए रियल जीडीपी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। रियल जीडीपी में हम लोग क्या किए कि एक बेस ईयर डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बेस ईयर लेते हैं और फिर उस ईयर में जो प्राइस रहता है उसको हम लोग बेस प्राइस बोल देंगे, और इस बेस प्राइस पर ही सारी जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। अर्थात अगर 2019 में 10 रुपीज़ का था तो 2020 में भी वही हम लोग सेम ये रखेंगे, 10 रुपीज़ ही रखेंगे, और 2020 में भी हम लोग 1000 रुपीज़ ही जोड़ेंगे अपनी जीडीपी में। तो इससे क्या होगा कि हमारा रियल प्रोडक्शन पता चलेगा कि हमने प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट किया कि नहीं किया, हमारा प्रोडक्शन हाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, अब देखते हैं कि हमने एक्चुअल बेस ईयर क्या लिया है। तो जो हमने एक्चुअल बेस ईयर लिया है इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, वो हमने लिया है 2011-12, ठीक है। 2000 यानी कि 2011-12 फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइस था, जो मार्केट प्राइस था, उसी आधार पर अभी भी हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये रियल जीडीपी को हमने कब से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो ये हमने 2014-15 फाइनेंशियल ईयर से रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ध्यान रखिएगा, हमने बेस प्राइस 2011-12 लिया है और कैलकुलेट कब से कर रहे हैं, 2014-15 पे, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, आप ऐसे ही याद कीजिएगा। ये बेस ईयर हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमने जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या लिया है। ये 2011-12 लिया है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। रियल जीडीपी के लिए हमने बेस ईयर 2011-12 ले रखा है, ठीक है। तो जीडीपी में इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन की लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, अर्थात जीडीपी गणना करने की सीमाएं क्या हैं, मतलब कि कहाँ पर जीडीपी गणना करने में हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, फुल्ली कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ वो कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन सी सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, अर्थात वैसे इनकम जो कि हम लोग मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसका हम लोग मौद्रीकरण नहीं कर सकते, उसको हम लोग मुद्रा में नहीं नाप सकते। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई फार्मर है, फार्मर अपने कंजम्पशन के लिए कुछ चीज़ें प्रोड्यूस किया, ठीक है। वो फार्मर अपने कंजम्पशन के लिए कुछ चीज़ें प्रोड्यूस किया और उसको 1 ईयर में कंज्यूम कर रहा है, तो वो सेल नहीं करेगा, वो मार्केट में नहीं आएगा। अगर वो मार्केट में नहीं आता है तो फिर उसे हम लोग मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। वो अपनी खेतों से निकाला और घर में कंज्यूम किया, ठीक है। तो फार्मर्स जो कि अपने जो कंज्यूम कर गए, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, वो चीज़ है जो है वो नॉन मोनेटाइज सेक्टर में आ गए। इसके अलावा जो हाउस वाइफ का वर्क है वो भी एक वर्क ही है, खुद की घर में अगर वो काम कर रही हैं तो उसको हम लोग मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग पैसे के रूप में नहीं तोल पाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा सेकंड लिमिटेशन है बार्टर ट्रेड। अभी भी जो है विलेजेज वगैरह गाँवों में आपको बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी प्रचलित है कुछ जगहों पर, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो हमारे ट्राइब्स होते हैं, जो जनजाति हैं, वो बार्टर ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट करते हैं। वो अपने मतलब कि किसी न किसी प्रोड्यूस के बदले किसी और प्रोड्यूस को ले लेना। तो
बार्टर ट्रेड जो होता है तो वहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए कि जो डेली वेजेज वर्कर्स जो हैं, सपोज कीजिए कि चाय वाला है या फिर जो लेबरर्स वगैरह होते हैं जो कि डेली वेजेज पर काम करते हैं, उनको रोज़ पारिश्रमिक दिया जाता है, या फिर रिक्शा वाला है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इन सब का जो इनकम होता है वो हम लोग जीडीपी में कम्प्लीटली इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो है इलीगल इनकम, अगर कोई इलीगल तरीके से पैसे को जनरेट कर रहा है, वो इलीगल मनी को कलेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने इनकम में उसको शो नहीं करेगा, वो हाइड करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं। इस वजह से जो है हमारी जीडीपी जो है वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी कम रहती है। इसके अलावा इलीगल इनकम में आपका ये भी आ सकता है कि सपोज कीजिए आपने कोई लैंड खरीदा, कोई ज़मीन खरीदी, तो उसमें क्या होता है कि टैक्सेस वगैरह बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल मनी से कम की मनी जो है वो हम लोग अपने रजिस्ट्री में मेंशन करते हैं, ताकि जो रजिस्ट्री चार्जेज हैं वो हमारे कम हो जाए। तो वो भी जो है उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं जीडीपी में, तो उसको भी हम लोग इलीगल इनकम में ही रखते हैं, ठीक है। तो जीडीपी के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।